Friends, welcome in Aparna Bio classes. Now we start the cell cycle and cell division. तो आप जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म का ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो रिप्रोड्यूस हो सके. अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि वो रिप्रोड्यूस हो. एक सेल से दो सेल बने, एक ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑफस्प्रिंग बने. तो ये प्रोसेस होती कैसी है कि हर एक सेल्स जो होती है जब पूर्णतः ग्रो हो जाती है उसके बाद उसमें जब वो सेल डिवाइड होने के पहले हम देखते हैं कि दो टाइप की जो गैमेट्स हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दो स्ट्रेन्स होते हैं, जो दो गैमेट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं. इनके फ्यूजन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है. और जाइगोट जो होता है वो उसमें सेल डिवीजन होता है. और सेल डिवीजन माइटोसिस हो सकता है या मियोसिस हो सकता है. तो इस टाइप के सेल डिवीजन होते हैं और सेल डिवीजन के बाद सोमेटिक सेल्स बनती है. और ये सोमेटिक सेल्स जब ग्रो हो जाती है तो उसमें कुछ रिप्रोडक्टिव सेल्स का फॉर्मेशन होता है. और रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती है वो जो है वो रिप्रोड्यूस हो करके न्यू उसमें जेनेटिक मटेरियल्स का भी रेप्लिकेशन होता है और बाद में वो न्यू सेल्स यानी एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन करती है. इस तरीके से सेल कंटिन्यू डिवाइड होती रहती है और अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखती है. और इस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तैयार होती है. एक पेरेंटल सेल से ऑफस्प्रिंग सेल जो होती है या एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तैयार होती है. तो ये पूरी सेल साइकिल है. क्या सेल साइकिल जिसमें कि हम जो कोई सेल होती है वो ग्रो होती है, ग्रो होने के बाद प्रिपेयर होती है डिवीजन के लिए, और डिवीजन के लिए प्रिपेयर होने के बाद वो डिवाइड होती है, उसका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है. और जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होने के बाद उसका साइटोप्लाज्म और पूरी सेल्स जो होती है वो डिवाइड होकर के एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन करती है या एक सेल से चार सेल्स, यदि मेयोसिस की बात करें तो सेल्स का न्यू सेल्स बनाती है. तो इस तरीके से जो सेल डिवीजन होता है यानी एक सेल से दो सेल्स बनी या एक सेल से चार सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो कहलाता है ये पूरी प्रोसेस जबकि वो अपने आप को प्रिपेयर करती है. सेल प्रिपरेटरी पीरियड से लेकर के सेल के डिवाइड होने तक की जो पूरी प्रोसेस है वो कहलाती है सेल साइकिल. तो सेल साइकिल जो है वो दो फेजेस में कंप्लीट होता है. फर्स्ट है इंटरफेज और सेकंड है एम फेज. तो इंटरफेज मींस क्या है, रेस्टिंग स्टेज हम इसको कहते हैं, कि जबकि सेल्स जो होती है वो प्रिपेयर होती है सेल डिवीजन के लिए. क्योंकि जब सेल डिवाइड होती है, जो जेनेटिक सेल्स होती है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, जो कि जब डिवाइड होती है, चाहे वो मियोसिस तरीके से हो चाहे माइटोटिक के लिए डिवाइड होती है, तो उसके लिए ये आवश्यक होता है कि वो अपने आप को प्रिपेयर करे, अपने आप को तैयार करे. तो सेल्स जो होती है पहले तो साइज में बढ़ती है, ग्रोथ होती है, उसमें सारे टाइप की जो मटेरियल्स हैं, एंजाइम्स हैं, mRNA tRNA हैं, और ऐसे टाइप की सारी चीज़ें जो उसके डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल्स जो होता है वो सारी चीज़ों को वो बनाती है, एक्टिव होती है उस टाइम में वो. और पूरी तरीके से जब प्रिपेयर हो जाती है तब जाकर के वो सेल डिवीजन के लिए डिवाइड होती है या डिवीजन के लिए वो तैयार हो गई. तो जब वो अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए, तो वो पीरियड जो प्रिपरेटरी फेज जो होता है वो ही क्या कहलाता है, इंटरफेज कहलाता है. इसको हम रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं क्योंकि उस समय में सेल्स जो हो रही है वो डिवाइड नहीं हो रही है, केवल डिवीजन के लिए वो अपने आप को तैयार कर रही है. सेकेंड जो सेल साइकिल का फेज है वो कहलाता है एम फेज. एम फेज का मतलब है सेल डिवीजन वाली फेज. यानी जबकि सेल्स जो होती है जिसमें कि सारा मटेरियल्स जो डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड है वो कंप्लीटली जब बन चुका है तो उसके बाद वो क्या होगी, डिवाइड होगी. तो डिवाइड जो होती है, जब सेल डिवाइड होती है तो वो तीन तरीके से हो सकती है. एमाइटोसिस भी हो सकता है, माइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है. जैसे हम बात करें अभी माइटोसिस की बात करते हैं. तो माइटोसिस जो प्रोसेस है जिसमें कि सेल डिवाइड होता है, एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उस समय यहाँ पर दो फेजेस में कंप्लीट होता है. ये एक बार में नहीं होगा, ये दो फेजेस में कंप्लीट होगा. फर्स्ट फेज क्या है, कैरियोकाइनेसिस, एंड सेकंड वन इज साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस, कैरियन मींस न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस वर्ड से ही इसका समझ में आ रहा है कि कैरियन यानी न्यूक्लियस का डिवाइड होना, दो पार्ट में बंटना. तो वो हुआ कैरियोकाइनेसिस. जैसे ही कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो उसका साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर भरा हुआ, वो साइटोप्लाज्म जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है. तो साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस. एंड कैरियन यानी न्यूक्लियस का डिवाइड होना क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस. अब कैरियोकाइनेसिस भी प्रोसेस
सिंपल या इजी नहीं है, इसमें भी कई प्रोसेस है। तो कैरियोकाइनेसिस की बात करें यदि हम, तो इंटरफेज है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। तो इंटरफेज तो ये जो प्रोसेस अभी हम बताएंगे तो वो वैसे ही होगी। उसके बाद यहाँ पर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। टीलोफेज जब कंप्लीट हो जाएगा तब जा करके क्या होगी, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी, यानी जो साइटोप्लाज्म है वो दो भागों में बटेगा। अभी हम डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे और अच्छे तरीके से। तो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस जो है एनिमल सेल में अलग तरीके से होती है और प्लांट सेल में अलग तरीके से होती है। तो यदि हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो वो क्लेवेज मेथड से होती है, यानी जो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो दोनों तरफ से उसमें क्लीवेज बनने लगता है, कंस्ट्रक्शन होने लगता है, संकीर्णन होने लगता है, धीरे धीरे वो संकीर्णन आगे बढ़ता है और वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यदि हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसमें दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म के बीच में सेंटर वाली पोजीशन पर क्या होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। और सेल प्लेट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाती है और सेल प्लेट जो है एक सेल को दो सेल में डिवाइड कर देती है। इस तरीके से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हुआ हमारा एनिमल सेल और प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि इंटरफेस या रेस्टिंग स्टेज क्या होता है ना। तो हम इंटरफेस की यदि बात करते हैं तो इंटरफेस को हम फिर से तीन भागों में बांट सकते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। जीवन फेज को हम ग्रोथ फेज या फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहते हैं, यानी सबसे पहली स्टेज है इसकी, सेल साइकिल की सबसे फर्स्ट स्टेज है। अब यहाँ पर जो होता है, चूंकि यहाँ पर ग्रोथ होती है, ग्रोथ किस चीज के लिए होगी कि वो सेल जो है अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करेगी। तो उस दौरान क्या होता है कि सेल्स की ग्रोथ होती है, सेल बढ़ती, क्यों बढ़ गई, क्योंकि उसमें आरएनए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाती है, वो बनता है, जिसकी वजह से उसके बायोमास जो है, जीवभार, उसमें वृद्धि हो जाती है, वो बढ़ जाता है। उसका क्रोमोसोम जो होता है वो लॉन्ग, थिन, कॉइल्ड इस टाइप से होता है। और डीएनए सिंथेसिस के लिए जितने भी प्रकार के एंजाइम्स और बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसका फॉर्मेशन इस पीरियड में, यानी जीवन पीरियड में, जीवन फेज में कंप्लीट हो जाता है। तो जीवन फेज में आप इतना ही करेंगे कि ये जो है वो फर्स्ट ग्रोथ फेज है जिसमें 30 to 40% टाइम पूरे सेल साइकिल का लग जाता है। सेकंड वन आप करेंगे, आरएनए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है, उसके बायोमास में, सेल के बायोमास में ग्रोथ होती है, उसका क्रोमोसोम लॉन्ग, थिन, कॉइल्ड इस प्रकार का होता है। और डीएनए सिंथेसिस के लिए जितने भी रिक्वायर्ड एंजाइम्स हैं एंड अदर मटेरियल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे ही जीवन फेज कंप्लीट होता है तो स्टार्ट क्या हो जाती है, एस फेज। एस फेज, चूंकि एस फेज जो है वो क्या है, ये भी काफी टाइम है, 30 to 50% टाइम इसमें पूरे सेल साइकिल का लग जाता है। ये सिंथेटिक, एस मतलब यहाँ पर एस फेज क्यों कहा जा रहा है, सिंथेटिक फेज। तो सिंथेटिक यानी क्या, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज मतलब क्या, किस चीज की सिंथेसिस हो रही है, डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, यानी डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। तो डीएनए का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन से हो रहा है। तो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन की हेल्प से ये क्या बनाएगा, डीएनए की सिंथेसिस करेगा, यानी डीएनए का फॉर्मेशन होगा। सेकंड वन जो है डीएनए रेप्लिकेशन होगा, यानी एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएगा। और जो डीएनए सिंथेसिस के लिए जो हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो भी इस समय में बन जाती है। और जो सेंट्रियोल्स, एनिमल सेल की यदि हम बात करते हैं तो जो सेंट्रियोल्स होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी उसका भी डुप्लीकेशन हो जाता है, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स एंड डुप्लीकेशन ऑफ द आरएनए। ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है पूरे एस फेज के दौरान, यानी जी फेज के एंड से लेकर के G2 फेज के स्टार्टिंग के बीच का जो पीरियड है वो क्या कहलाता है, एस फेज कहलाता है, जिसको हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। अब ये थर्ड फेज आ गई, G2 फेज। G2 फेज को हम कह देते हैं प्री माइटोटिक फेज, यानी जो माइटोसिस या मियोसिस डिवीजन हो रही है उसके जस्ट पहले वाली जो स्टेज है वो क्या कहलाती है, प्री माइटोटिक फेज। इसमें 10 to 20% ही टाइम लगता है, इसको हम सेकंड ग्रोथ फेज भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, G2 फेज में अब आपने देखा कि ये सारी चीजें तो बन गई, जितने रिक्वायर्ड मटेरियल्स है, एंजाइम्स है, डीएनए का डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, सारी चीजें तो कंप्लीट हो गई। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होगा और जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है G2 फेज में बन जाते हैं। और न्यूक्लियस जो होता है वो साइज में कैसा हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है। और आरएनए और एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि आगे डिवीजन के समय में आवश्यकता पड़ेगी इसकी।
तो आरआरएनए और एमआरएनए की सिंथेसिस भी इसी उसमें जाती है। तो आप यहाँ 3 पॉइंट को स्पेशली आप इसमें डालेंगे। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में आप एग्जांपल डाल दीजिए, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा। सेकंड है न्यूक्लियस इंक्रीजेस इन वॉल्यूम एंड थर्ड वन इज आरआरएनए एंड एमआरएनए की सिंथेसिस होगी। तो इस तरीके से आप इसमें 5 पॉइंट हो गए, इसमें 4 पॉइंट हो गए, इसमें 3 पॉइंट हो गए, ये पॉइंट्स को आप बिल्कुल से कवर अप कर लीजिएगा। अब इसके बाद जैसे ही G2 फेज एंड होता है, कंप्लीट होता है, अब स्टार्ट होता है एम फेज। एम फेज यानी माइटोसिस या मियोसिस वाली फेज, या हम जानते हैं कि सेल डिवीजन 3 टाइप का होता है, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। तो आज हम जैसे बात कर रहे हैं माइटोसिस की। तो माइटोसिस में हमने देख लिया, हम पहले ही देखे कि कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो अब ये जो माइटोसिस मियोसिस, जो माइटोसिस की प्रोसेस है और एमाइटोसिस की प्रोसेस है, इसको हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन 3 टाइप्स के हो सकते हैं, एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। एमाइटोसिस बिल्कुल सिंपल टाइप का डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, जो जनरली प्रोटोजोन्स में मिलता है। ये किसी भी हायर एनिमल्स या हायर प्लांट्स में नहीं मिलता। फिर सेकंड है माइटोसिस, जो हम आगे इसको पूरा डिटेल अभी डिस्क्रिप्शन करेंगे। और थर्ड वन है मियोसिस। मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो उसका रिडक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एमाइटोसिस को यहाँ पर देख लेते हैं, जो बिल्कुल सरल प्रकार का है। एमाइटोसिस प्रोटोजोआंस और छोटे वायरस, बैक्टीरिया इस टाइप के इसमें होता है, जीवों में होता है। तो इसमें जो है, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होता है। तो न्यूक्लियस कैसा हो गया, डंबल शेप का हो गया, लंबा हो गया, डंबल शेप का हो गया। ये धीरे धीरे इसकी जो सेंटर वाला जो पार्ट है वो क्या होता जाता है, और सकरा होते जाता है, और ये जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब उसके बाद जो इसका साइटोप्लाज्म है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी क्या होता जाता है, धीरे धीरे इसमें एक नॉच बनती जाती है, खांच बनती जाती है। ये नॉच धीरे धीरे गहरी होती जाती है, और एट लास्ट जो होती है ये बिल्कुल सेल को एक पार्ट से 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, और दोनों तरफ एक एक न्यूक्लियस चला जाता है। तो इस तरीके से एक सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो गई, और ये वही डॉटर सेल्स। तो ये डॉटर सेल्स जो सेम टू सेम किस तरीके की होगी, अपने पेरेंटल सेल की जैसी होगी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी उसमें उतने ही होंगे। इस प्रकार से सारा का सारा उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा ही होगा। तो ये हुआ एमाइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन। ये हमने जो सेल साइकिल देखा था, ये वो चीज है। देखिए सेल साइकिल जो है, ये यहाँ से ये G1 फेज से लेकर के आपको ये S फेज और G2 फेज, ये पूरा इंटरफेज है। इंटरफेज यानी प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज यानी रेस्टिंग स्टेज, ये पूरा है। इसके बाद G2 फेज के बाद स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, यानी ये देखिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये कैरियोकाइनेसिस हुआ 1 2 3 4 स्टेज, और एट लास्ट जो हुआ क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस हुई, यानी साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, और एक सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, सेल डिवाइड हो गई। और उसके बाद फिर से वो किस स्टेज में, अब जो न्यू सेल्स बनी वो फिर से किस में चली जाएगी, रेस्टिंग स्टेज में चली जाएगी, यानी इंटरफेज फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सेल साइकिल जो है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। एम फेज, इंटरफेज, एम फेज, इंटरफेज। अब इस इंटरफेज में भी हमने बता दिया था G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और एम फेज में भी हमने बताया कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीजन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस इन एनिमल सेल। माइटोसिस की सर्वप्रथम खोज जो थी वो W फ्लेमिंग ने की थी, और एनिमल सेल में सबसे पहले इन्होंने देखा था, इसका नाम इन्होंने माइटोसिस रखा था। माइटोसिस में हम देखेंगे कि 2 फेजेस होती है, जो पिछली वीडियो में हमने देखा था, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जिसमें कैरियन यानी कि न्यूक्लियस 2 भाग में डिवाइड हो रहा था, और साइटोकाइनेसिस यानी जिसमें कि साइटोप्लाज्म 2 भागों में विभाजित हो रहा है। तो हम यहाँ पर पहले देखते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस आ गई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोफेज स्टेज। तो आप देखते थे कि इंटरफेज स्टेज में क्रोमोसोम किस प्रकार का है, किस प्रकार का सेल स्ट्रक्चर है। तो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, और क्रोमोसोम नेटवर्क के रूप में, पतले धागे के रूप में, एक जाल के रूप में पाया जाता था। अब जैसे ही ये अर्ली प्रोफेज वाली स्टेज आती है, यही क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, यानी छोटे, मोटे और संघनित हो जाते हैं।
और ये इसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं, बीच में एक सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए कॉइलिंग, इसमें कॉइलिंग शुरू हो जाती है। तो क्रोमोसोम की कॉइलिंग होती है, यानी ये घुमावदार रूप में किस प्रकार से दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए मिलते हैं, जो अर्ली प्रोफेज स्टेज में स्पष्ट दिखाई नहीं देते। अब धीरे धीरे इसमें न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर होने लगती है, और दोनों जो सेंट्रियोल्स हैं वो दोनों पोल की तरफ जाने लगते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स का भी निर्माण होने लगता है, वो भी बनने लगता है। तो ये हुआ अर्ली, आप यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल छोटे और बिल्कुल मोटे घने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डिसअपियर होती हुई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखाई दे रही है, दोनों तरफ पोल की तरफ जाते हुए सेंट्रियोल भी नजर आ रहा है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया लेटर प्रोफेज स्टेज। अब आप देखेंगे मेटाफेज, सेकंड वन जो फेज आ रही है वो कौन सी आ रही है, मेटाफेज आ रही है। मेटाफेज में हम देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो कि अर्ली और लेटर प्रोफेज स्टेज में डिसअपियर हो रही थी, वो कंप्लीटली मेटाफेज स्टेज में डिसअपियर हो जाती है। दोनों पोल में दोनों पोल पर दोनों ही सेंट्रियोल बिल्कुल आ गए हैं, स्पिंडल फाइबर भी आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। और ये यहाँ आपको स्पष्ट रूप से मेटाफेज स्टेज में क्रोमेटिड्स बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। ये आपको दो देखिए दो क्रोमेटिड्स नजर आ रहे हैं जो बीच में किससे जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, और ये इक्वेटर पर यानी कि सेंटर वाले पोजीशन पर इकट्ठे हो जाते हैं। और थोड़ा सा इसके जो क्रोमेटिड्स वाला पार्ट है वो इक्वेटर की तरफ, और सेंट्रोमियर वाला पार्ट जो है वो पोल की तरफ खिंचता है। थर्ड स्टेज आती है एनाफेज स्टेज। एनाफेज स्टेज में स्पिंडल फाइबर और एनाफेज स्टेज में हम देखते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स जो होती है वो स्मॉल और थिक हो जाते हैं, उसमें खिंचाव होने लगता है, और उस खिंचाव की वजह से सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है और सेंट्रोमियर दो भाग में बढ़ जाता है, और जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो भी दो भाग में बढ़ जाते हैं। इस तरीके से एक भाग जो क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर है वो एक पोल की तरफ, और दूसरा पार्ट जो है वो नीचे वाले पोल की तरफ जाने लगता है, ये खींचने लगता है। ये देखिए ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो इस तरीके से ये जाने लगते हैं। अब यहाँ पर इस स्टेज में आप देखोगे कि जो क्रोमोसोम है वो यू, वी, जे या एल, जो हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़े थे सेंट्रोमियर के प्रेजेंस के बेस पे, तो उस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो हमको एनाफेज स्टेज में दिखाई देता है। अब ये देखिए, और लेटर यदि हम एनाफेज स्टेज में देखेंगे तो ये खींच करके और ऊपर की तरफ चले गए, यानी पोल की तरफ इकट्ठे हो गए। फिर ये अब आगे हम देखते हैं इसके बाद टीलोफेज स्टेज। जबकि टीलोफेज स्टेज जो होती है उसमें जो क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए प्रोटीन होता है उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, और क्रोमोसोम जो होते हैं वो फिर से वापस जो है वो कैसे दिखाई देने लगते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं, और फिर से वो क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में आने लगते हैं। और अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फिर से बनने लगती है, और पूरी तरीके से न्यूक्लियस बन जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस बन जाता है। क्रोमोसोम जो होते हैं फिर से वापस पतले लंबे धागे के रूप में आने लगते हैं, नेटवर्क के रूप में आने लगते हैं, और दो न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है, और दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं वो दोनों पोल की तरफ बन जाते हैं। उसके बाद इस तरीके से ये पूरी तरीके से दो न्यूक्लियस बन गया है। जैसे ही कैरियोकाइनेसिस की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो दो पार्ट में बढ़ता है। तो एनिमल सेल में अलग तरीके से होता है, प्लांट सेल में अलग तरीके से होता है। यदि हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दोनों तरफ से नॉचेस बनती है। ये नॉचेस धीरे धीरे डीप होने लगती है, और डीप होकर के एट लास्ट क्या होता है, ये यहाँ पर दोनों एक दूसरे के से जुड़ जाती है और दो पार्ट में बढ़ जाती है। इस तरीके से दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होकर के दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें कि जो दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है वो दोनों डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही होंगे जितने पैटर्नल या मैटरनल सेल्स में होते हैं, और वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक वाले होंगे जैसे कि मैटरनल या पैटर्नल में होते हैं। उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई वेरिएशंस नहीं होता है। तो ये हुआ माइटोसिस इन एनिमल सेल्स। अब हम इसके इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग बना है, जो न्यू प्रोजेनी बनी है, उसके कैरेक्टर्स जो होते हैं सेम टू सेम अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं। उसका वो जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है। यदि घाव वगैरह होता है तो सेल ग्रोथ होकर के मतलब उसको घाव भरने में भी माइटोसिस हेल्प करती है, और सेल ग्रोथ या बॉडी के ग्रोथ में भी, चूंकि ये सोमेटिक सेल्स में होती है, पूरी माइटोसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, सोमेटिक या दैहिक कोशिका में ही होती है। तो उसकी ग्रोथ के लिए भी ये आवश्यक होती है। तो इस तरीके से ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट होकर के सेल डिवीजन का माइटोसिस जो वाला हिस्सा है हमने कंप्लीट कर लिया है।
अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे मियोसिस। तो ये पार्ट 1 था सेल डिवीजन का। अब हम सेकंड करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम मियोसिस की स्टडी करेंगे और डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस वो भी देखेंगे और उसका इम्पोर्टेंस भी देखेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।